नमस्कार। पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद, वाद विवाद और संवाद, इस चर्चा श्रृंखला की पहले की दो कड़ियों में मैंने पश्चिम के देशों से भारत आकर भारत संबंधी अध्ययन करने वाले कतिपय यात्रियों की या अध्येताओं की चर्चा की है, जिनमें 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आते हैं। उसके बाद फ्रांस से बर्नियर आते हैं। इन सब ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। अपने यात्रा वृत्तांतों में इन्होंने भारत का वर्णन किया, जिससे भारत के संबंध में संसार को जानकारियां मिली। कुछ गलत जानकारियां भी मिली, कुछ गलत फहमियां भी उत्पन्न हुई, परंतु भारत के संबंध में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भारत से संपर्क बढ़ा। इसी सिलसिले में 18वीं शताब्दी में एंकेटिल दुपेरो आते हैं, जो दारा शुकोह के फारसी में किए गए उपनिषदों के अनुवाद अपने साथ ले जाते हैं और फ्रांस लौटकर वे उन उपनिषदों का फारसी से लैटिन भाषा में अनुवाद करते हैं। और लैटिन भाषा में दो खंडों में जब ये अनुवाद छपता है तो सारा यूरोप उपनिषद के तत्व दर्शन से चमत्कृत होता है। और शोपेनहावर, हर्डर आदि जर्मन दार्शनिक अत्यंत प्रभावित होते हैं। यह सब जो 15वीं शताब्दी के बाद यूरोप से आने वाले यात्रियों की अध्येताओं की एक श्रृंखला है। इससे एक रोमांटिक ओरिएंटलिज्म, एक रूमानी प्राच्य विद्या का विकास हुआ, जिसमें कौतुक और कौतूहल था और एक म्यूजियम पीस की तरह, संग्रहालय की तरह से भारत को देखने की प्रवृत्ति उसमें थी। फिर एक वाणिज्य की दृष्टि से भारत का अध्ययन भी करने वाले यात्री अनेक आए और भारत के साथ व्यापारिक संबंध, भारत में अपना माल खपाने के लिए क्या क्या तरीके या हथकंडे हो सकते हैं, इनकी दृष्टि से भारत की ओर देखा जाने लगा। एक उपभोक्तावादी दृष्टि विकसित हुई और इसी सिलसिले में फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के साथ एक उपनिवेशवादी प्राच्य विद्या का विकास हमारे यहाँ हुआ, जिसको नियो ओरिएंटलिज्म या नव्य प्राच्य विद्या भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब पांव पसार रही थी भारत में, कलकत्ता में व्यवस्थित होने के पश्चात, उसके साथ ही ये प्राच्य विद्या या ओरिएंटल स्टडीज का शास्त्र विकसित हो रहा था। इसलिए इसको कंपनी ओरिएंटलिज्म भी कभी कभी कहा जाता है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और जिसके बहुत बड़े प्रतिष्ठापक सर विलियम जोन्स बने। उसके पहले हम एक बार सर विलियम जोन्स की जो पूरी पृष्ठभूमि है, जो उन्हें प्राप्त हुई उनके पहले आने वाले अध्येताओं के द्वारा, उसका एक पेघावलोकन करेंगे। विलियम जोन्स से पंडितों का जो संवाद हुआ, उसकी चर्चा के क्रम में मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आते हैं और 1288 और 1292 में दो बार भारत वे आते हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से रहते हैं। उसके बाद डेरोस, इनकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। 15वीं शताब्दी में ये आते हैं। उसके बाद निकोलस पोंटियो बारबोसा, उन पर भी मैंने विस्तार से चर्चा की है। ये 15वीं शताब्दी में आते हैं। इनके यात्रा वृत्तांत हैं और कुछ संस्कृत साहित्य का अध्ययन भी इन्होंने किया। इसमें विशेष योगदान जीन बेपिस्टे जोसेफ जेंटिल का रहा, जो 1752 में भारत आया। और उसके बाद एंकेटिल दुपेरो 1755 में भारत वे आए। 1762 में भारत वे लौटे। इस दौरान और भी अनेक फ्रेंच यात्री भारत आए, लेकिन एक बड़ा नाम जो संस्कृत के अध्येताओं में
18वीं शताब्दी में आने वाले, यूरोप से आने वाले जो यात्री या अध्येता हैं, जिज्ञासु हैं, उनके बीच में ग्रीस से आने वाले डेमेट्रियोस गेलनोस का नाम है। 1760 में इनका जन्म हुआ, 1883 में इनका निधन हुआ। ये 6 वर्ष कलकत्ता के पास ढाका के निकट नारायणगंज में पहले रहे, फिर 6 वर्ष कलकत्ता में रहे। उसके बाद ये 1789 में वाराणसी चले गए और मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। अपने देश ग्रीस ये वापस नहीं लौटे। वाराणसी में रह करके संस्कृत के ग्रंथों के ग्रीक भाषा में अनुवाद करते रहे। उनमें से कुछ अनुवाद इनके जीवन काल में एथेंस से छपे, ग्रीस से। बहुत सारा साहित्य ये अपना छोड़ गए वाराणसी में। उनकी पांडुलियां प्राप्त करके इनकी मृत्यु के पश्चात इनका काफी साहित्य जो ग्रीस भाषा में संस्कृत ग्रंथों के इन्होंने अनुवाद किए, वो प्रकाशित हुआ। अनुवाद कार्य में इन्होंने काशी के पंडितों से सहायता ली। उनके नाम भी मिलते हैं और उनका इन्होंने आभार प्रकट किया अपने अनुवादों में। नाम भी उनके दिए कि सुदर्शन पंडित और शिवराम पंडित जी से मुझे सहायता प्राप्त हुई। भर्तृहरि शतक, लघु चाणक्य, भामिनी विलास, 95 पद्य केवल, बाल भारतम जो अगस्त्य का महाकाव्य है, बहुत सुंदर महाकाव्य है, पंचतंत्र, हितोपदेश, भगवत गीता। ये याद रखना चाहिए कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गेलानोस भगवत गीता का ग्रीस में अनुवाद कर चुके थे और वो यहीं रह करके उन्होंने अनुवाद किया। यहीं खप गए, मृत्यु को प्राप्त हुए और वो अनुवाद गीता का यूरोप में पहुंच चुका था। रघुवंश का भी, कालिदास के रघुवंश का उन्होंने अंशतः अनुवाद किया। शुक सप्तति जो कथा ग्रंथ है, संस्कृत में लोक कथाओं का बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, किस्सा तोता मैना के नाम से जिसके भाषाओं में अनेक वर्जन्स प्राप्त होते हैं, शुक सप्तति का इन्होंने अनुवाद किया। देवी महात्म्य का, पुराणों के अंश का अनुवाद किया। अनेक कोशों का निर्माण इन्होंने किया भारत में रह करके, संस्कृत ग्रीस कोशों का बहुत बड़ा योगदान। संस्कृत के अध्ययन को यूरोप की दृष्टि से, यूरोप वालों के सामने संस्कृत का ज्ञान ग्रीस भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दृष्टि से डेमेट्रियोस का एक नाम है। और दोपहरों पर मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। ग्विनेस फ्रांस से दोपहरों के पश्चात आए। दक्षिण भारत में रह करके इन्होंने भागवत का अध्ययन किया। दक्षिण भारत के एक विद्वान ने फ्रेंच भाषा में भागवत का अनुवाद किया था। दक्षिण में चूंकि पांडिचेरी में फ्रेंच का अध्ययन होता था और फ्रेंच पढ़ते थे भारत के कई पंडित लोग भी, तो उनमें से एक ने जो भागवत का अनुवाद किया उसका अध्ययन इन्होंने किया। और इनका योगदान यह माना जाता है कि भागवत के 12वें स्कंध में जो भारतीय इतिहास संबंधी सामग्री है, उसका ग्रीक इतिहास के संदर्भों से, विशेष रूप से मेगस्थनीज ने जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, उसके साथ इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। ये पृष्ठभूमि इनकी विलियम जोन्स को प्राप्त थी। उसके आगे विलियम जोन्स कार्य कर सके। ओके। जोसेफ 1792 में भारत आए। अवध रियासत में इन्होंने 1763 से सेवा आरंभ की। शुजाउद्दौला के मातहत ये रहे। अवध में इन्होंने अपना अच्छा पुस्तकालय कायम किया था और अवध प्रांत साहित्य, कला और संस्कृति का केंद्र बना। इनके प्रयासों से 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हुई, तब तक ये अवध में रहते रहे। इनका यात्रा वृत्तांत भी मिलता है और भारत में कला संबंधी अध्ययन में इनका योगदान माना जाता है। दूसरे फ्रांस से एक यात्री एंटोइन पोलियर आए। लखनऊ में इन्होंने अपना बहुत बड़ा पुस्तकालय बनाया। मृत्यु के पश्चात इनके पुस्तकालय के बारे में पता चला और वह बहुत ही दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह इन्होंने किया था। यहीं रह करके अपने साथ नहीं ले गए और 30 साल ये भारत में रहे।
चारों वैदिक संहिताओं का इन्होंने संकलन किया था, अध्ययन किया था। और विलियम जोन्स को ऋग्वेद की जो हस्तलिखित पोथी है इन्होंने उपलब्ध कराई थी। तारा शुकोह के फारसी में अनुवादों की प्रति भी विलियम जोन्स को इन्होंने उपलब्ध कराई थी। पोलियर से संपर्क रहा विलियम जोन्स का, दोनों में पत्राचार भी होता रहा। और इस आदान प्रदान से, संवाद से भारत संबंधी अध्ययन जो फ्रेंच विद्वानों के द्वारा किया जा रहा था उससे अवगत हुए। दोपहरों के कार्य से भी परिचित थे विलियम जोन्स, जिनकी मैं चर्चा करूंगा। और उन्होंने आलोचना भी की है, विशेष रूप से जो पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता के संस्कृत अनुवाद का अनुवाद किया दोपहरों ने, उसको विलियम जोन्स ने कहा कि ये जाली है, अनुवाद वास्तविक नहीं है और ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिससे अनुवाद ये कर रहे हैं। वो विवादास्पद हुआ, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि दोपहरों का बहुत बड़ा योगदान उपनिषदों के अनुवाद के द्वारा है, जो उन्होंने दारा शुकोह के फारसी अनुवादों से किया। वह भी विलियम जोन्स को प्राप्त था। यह विलियम जोन्स की पृष्ठभूमि है। क्लॉड मार्टिन आए 1752 से 1800 तक उनका जीवन काल है। इन्होंने भी लखनऊ में रह करके दुर्लभ ग्रंथों का संकलन किया और भारत प्रवास का वृत्तांत इन्होंने कई कई खंडों में लिखा। यह सब पृष्ठभूमि है। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव पसारती है 18वीं शताब्दी से, पहले कलकत्ता में और फिर सारे भारत में। उसकी कहानी इतिहास में विदित है और उसके एक महत्वपूर्ण माध्यम बने वारेन हास्टिंग्स। 1752 में उनका जन्म हुआ, 1818 तक वे जीवित रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वे बने। 1772 से 1785 तक 13 वर्ष वे बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। विवादास्पद भी हुए, उन पर मुकदमा चला। 7 वर्ष तक वारेन हास्टिंग्स पर मुकदमा चला था और कदाचित वह सबसे लंबा मुकदमा है किसी भी ब्रिटिश अधिकारी पर, भारत में रहकर काम करने वाले किसी भी ब्रिटिश अधिकारी पर चलने वाला। और भ्रष्टाचार के दोषी भी उनको बताया गया, लेकिन अंत में दोष मुक्त किया गया। उनकी तरफ से संस्कृत के पंडित गवाही देने पहुंचे थे। संस्कृत पंडितों से संवाद स्थापित करने में सफल हुए वारेन हास्टिंग्स, और पंडितों ने उनको अभिनंदन ग्रंथ कई दिए थे। वारेन हास्टिंग्स के पक्ष में संस्कृत के पंडितों के दिए हुए वो अभिनंदन अभिनंदन ग्रंथ भी अनुवाद के साथ प्रस्तुत किए गए। यद्यपि बर्क साहब जो बहुत बड़े विद्वान थे, वो उनके विरोध में पैरवी कर रहे थे, लेकिन वारेन हास्टिंग्स दोष मुक्त उसमें पाए गए। वारेन हास्टिंग्स ने संस्कृत का अध्ययन यूरोप के लोग करें, इसके लिए प्रयास किया। और दूसरा, उन्होंने प्रयास किया कि न्यायालय में विवादों के निराकरण के लिए संस्कृत के पंडितों की सहायता उन्होंने ली। और उन्होंने यह जरूरी समझा कि संस्कृत में जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं उनके अनुवाद हमारे सामने होने चाहिए जब हम हिंदुओं के मामलों का निपटारा अपने न्यायालयों में करें। एक बहुत बड़ी योजना जो कि उस समय का बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं, वो वारेन हास्टिंग्स ने प्लान किया, उसकी योजना बनाई। और विवादार्णव सेतु नाम से संस्कृत में जो स्मृति ग्रंथ या धर्मशास्त्र ग्रंथ हैं उनका कंपेंडियम, एक संकलन ग्रंथ उन्होंने पंडितों की सहायता से तैयार कराया। जगन्नाथ विद्यालंकार, मृत्युंजय विद्यालंकार आदि लगभग 50 पंडितों की सूची मिलती है जिसके नाम है। जो वॉल्यूम बहुत बड़ा तैयार किया गया विवादार्णव सेतु नाम से, विवाद रूपी सागर का सेतु
विवाद जो न्यायालयों में प्रकरण हैं उनके लिए यहाँ पर आया है। तो न्यायालयों के विवादास्पद प्रकरणों के निपटारे के लिए यह एक तरह से ब्रिज बनेगा, यह ग्रंथ। ऐसा बृहत्काय धर्मशास्त्रीय ग्रंथ का निर्माण आज से लगभग 250 साल पहले कराया वॉरेन हास्टिंग्स ने। जो मूल संस्कृत में ग्रंथ है उसकी प्रति मैंने, जेरोक्स प्रति मैंने देखी है, और अनेक स्मृतियों से इन पंडितों ने उसमें विवाह, दाय भाग, स्त्री, धन, प्रायश्चित आदि के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रकरण हो सकते हैं वो संकलित किए हैं। कुल 11 पंडितों की इन्होंने आरंभ में सेवाएं ली थी और जगन्नाथ पंचानन उनमें प्रमुख थे। तो ये जब आए वाइस रीगल लॉज में, गवर्नर जनरल के भवन में, तो मिलिट्री के बैंड के साथ इनका स्वागत किया गया। ये रिकॉर्ड मिलता है। बहुत सम्मान इनका वॉरेन हास्टिंग्स ने किया और कहा कि आपकी अध्यक्षता में एक बड़ा ग्रंथ यह बने जिससे हम लोगों को सहायता प्राप्त होगी। धर्मशास्त्रों का, हिंदू लॉ बुक्स जो है उनका अध्ययन करने में 300 रुपया प्रतिमाह इनको वेतन दिया जाता था। बहुत बड़ी रकम थी उस समय, क्योंकि उसके 100 साल बाद तक भी काशी के पंडितों को संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए 50 रुपया महीना वेतन दिया जाता था। लेकिन ये गवर्नर जनरल ये काम करा रहे थे, तो बहुत बेहतरीन बढ़िया तनख्वाह इनको जब तक ये काम चला दी जाती रही। बाकी पंडित जो इनके अधीन थे उनको 100 रुपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता था। और 1788 तक इनमें से 5 पंडित मौजूद थे। विलियम जोन्स ने उनकी सहायता ली, उनके नाम में बाद में बताऊंगा। और पंडित गौरीकांत उनमें से एक थे जिन्होंने कि इस विवादार्णव सेतु में संशोधन बाद में वो करते रहे। इससे एक सिलसिला संस्कृत के पंडितों के द्वारा नए धर्मशास्त्र के ग्रंथ लिखने का भी चला, जिन्होंने प्राचीन स्मृति ग्रंथों के आधार पर उनके समय में न्यायालयों में उपादेय जो प्रकरण हैं उनको लेकर के नवीन ग्रंथों की रचना की। उनके नाम भी मिलते हैं, जैसे जगन्नाथ तर्क पंचानन ने विवाद भंगार्णव सेतु एक नया ग्रंथ संस्कृत में तैयार किया। यह वॉरेन हास्टिंग्स का एक और योगदान संस्कृत के अध्ययन के लिए और धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रेरित करने का भी रहा। और इनमें से एक चार्ल्स विल्किंस थे। वॉरेन वॉरेन हास्टिंग्स के मातहत एक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। वो संस्कृत के विद्वानों में भी उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग्स ने उनको प्रेरित किया कि वाराणसी जाकर के पंडितों से, किसी अच्छे पंडित से संस्कृत सीखो। तो उन्होंने वाराणसी जाकर के एक पंडित से संस्कृत का अध्ययन किया और गीता का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया 1784 में। यह पहला अंग्रेजी अनुवाद था जो मूल संस्कृत से सीधे किया गया, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके पहले संस्कृत के धर्म ग्रंथों के या महान ग्रंथों के फारसी में अनुवाद होते रहे हैं, और उन फारसी अनुवादों से लैटिन में और दूसरी भाषाओं में अनुवाद होते रहे हैं। ये चार्ल्स विल्किंस के साथ एक सिलसिला चला कि संस्कृत भी जानता है अंग्रेजी या यूरोप की भाषा में अनुवाद करने वाला, और वो सीधे अनुवाद कर रहा है संस्कृत पढ़ करके, सीख करके। दुपेरों ने जो अनुवाद किए थे उपनिषदों के, वो सीधे संस्कृत से नहीं किए थे। दारा शुकोह के फारसी अनुवादों से उन्होंने अनुवाद किए, फारसी चूंकि जानते थे। और यही बात विवादार्णव सेतु जो तैयार कराया था, वॉरेन हास्टिंग्स ने, उस पर भी लागू होती है। वॉरेन हास्टिंग्स ने जो विवादार्णव सेतु तैयार कराया वो 22 खंडों में है, 22 जिल्दों में है। और उसका संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कोई उपलब्ध नहीं था, क्योंकि जो पंडित थे वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, और जो अंग्रेज वहां मौजूद थे उनमें से कोई संस्कृत नहीं जानता था, लेकिन फारसी जानने वाले थे। ऐसे पंडित मिल जाते थे जो संस्कृत भी जानते हैं और फारसी भी जानते हैं, इसलिए फारसी में अनुवाद करना संभव था। और फारसी जानने वाले और अंग्रेजी जानने वाले भी खूब मिल जाते थे।
क्योंकि फारसी हमेशा एक द्वार बनी रही यूरोप और भारत के बीच में। 1500 साल पहले से बनी हुई है फारसी। जब पंचतंत्र के अनुवाद हो रहे हैं तो फारसी से फिर यूरोप की भाषाओं में हो रहे हैं। तो विवादार्णव सेतु का अनुवाद पहले फारसी में किया गया, और जिन्होंने अनुवाद किए उनके नाम मिलते हैं। वो फारसी अनुवाद से फिर अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और वो अंग्रेजी अनुवाद फिर अदालतों में, न्यायालयों में काम में लिया जाता रहा, जब तक कि विलियम जोन्स नहीं आ गए। विलियम जोन्स के आने के साथ थोड़ा सिलसिला और भी बदला, और विलियम जोन्स 1784 में आ जाते हैं। चार्ल्स विल्किंस उसके पहले से मौजूद हैं। उन्होंने तारीफ की कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बहुत उदार पंडित मुझे मिल गया जिसने मेरी सहायता की। और एक और पंडित महेश थे जिन्होंने, चार्ल्स चैपमैन जो दूसरे अधिकारी थे, उनकी सहायता की संस्कृत सीखने में। और दूसरे एक अधिकारी सैमुअल डेविस थे। इन लोगों ने संस्कृत सीख करके काम भी किया है। शिलालेख इन्होंने कुछ संस्कृत के प्रकाशित किए। इन्होंने राधाचरण से संस्कृत सीखी और ज्योतिष की गणनाओं पर अपना शोध लेख तैयार किया, जो एशियाटिक रिसर्चेज में विलियम जोन्स ने जो जर्नल आरंभ किया था उसमें छपा। तो यह विलियम जोन्स की एक पृष्ठभूमि थी। और 1746 से 1794 जीवन काल है विलियम जोन्स का, कुल 48 साल। विलियम जोन्स 1783 में उनको नियुक्ति मिली कलकत्ता के मुख्य न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश। फोर्ट विलियम्स में जो अदालत थी उसे मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको आमंत्रित किया गया। वो एक अंग्रेजी के एक कवि के रूप में उनका नाम था। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, एक लीगल अथॉरिटी के रूप में वो जाने जाते थे। उनकी किताबें भी यूरोप के, विशेष रूप से इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ी जाती थीं, प्रेस्क्राइब की जाती थी उस समय। और कई भाषाएं वे जानते थे। 8 भाषाओं पर उनका अच्छा अधिकार था। यह प्रामाणिक उनकी जीवनियों में उल्लेख मिलता है। ग्रीक, लैटिन, फारसी, जर्मन, फ्रेंच आदि जानते ही थे। लैटिन में अनुवाद कर चुके थे फारसी से। किताबें उनकी काफी, इस समय तक 37 साल की उम्र में वो भारत आए, उस समय तक अनेक ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके थे। फारसी अनुवाद उनके, हाफिज के अनुवाद उन्होंने बहुत खूबसूरत किए फारसी से अंग्रेजी में, वो प्रकाशित हो चुके थे। लगभग 28 भाषाओं का अभ्यास उनको थोड़ा बहुत था, उसमें से 12 पर उनका काम चलाऊ अधिकार भी था। यह हम विलियम जोन्स के बारे में उनकी प्रामाणिक जीवनियों से जानते हैं। भारत में आकर के उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। वेद, ऋग्वेद की पांडुलिपि उनको प्राप्त थी, जैसा मैं उल्लेख कर चुका हूँ। पुराणों का भी उन्होंने अध्ययन किया। भागवत और गीता का भी उन्होंने मूल संस्कृत में अध्ययन किया, और प्रभावित हुए संस्कृत साहित्य से। ये उनका पत्र मिलता है। विलियम जोन्स के जो ग्रंथ हैं वो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सर विलियम जोन्स इस शीर्षक से 6 बड़ी बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हैं। उनके जो पत्र हैं वे भी प्रकाशित प्राप्त होते हैं। 10 मार्च 1784 के पत्र में अपने मित्र पैट्रिक रसेल को उन्होंने लिखा कि यहाँ मैं आया हूँ, प्रतिदिन मुझे भारत विद्या, प्राच्य विद्या से संबंधित कुछ न कुछ ऐसी नई सामग्री मिलती रहती है कि मुझे लगता है कि आधी शताब्दी भी मुझे और यहाँ रहना पड़े तो जो आनंददायक उपलब्धियां मेरी हैं, जो रोज रोज होने वाली, वो समाप्त नहीं होंगी, चुकेंगी नहीं। बहुत आनंदित वो होते थे जो कुछ भी सामग्री उनको संस्कृत ग्रंथों से प्राप्त होती थी। एक और पत्र प्राप्त होता है विलियम जोन्स का। वारेन हास्टिंग्स से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। वारेन हास्टिंग्स के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत दबदबा उनका था। तो उन्होंने एक पत्र लिखा था इन्हीं दिनों कलकत्ता आने के बाद। उस पत्र में इन्होंने लिखा कि हम वे बर्बर लोग हैं जो यह समझते रहे कि सूरज उन्हीं के लिए उगता और अस्त होता है, और जो यह कल्पना नहीं कर सके कि जो लहरें हमारे द्वीप को घेरे हैं
वे दूसरे तटों पर भी मोती और सीपियां बिखेर चुकी हैं। आशा यह है कि दूसरे देश भी हैं जिनमें की प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कला की परंपराएं बहुत समृद्ध हो सकती हैं। तो हम लोग जो इन लोगों को बर्बर समझते हैं, हम लोग खुद बर्बर हैं। ये विलियम जोन्स कह रहे हैं। वी आर लाइक savages who thought that sun rose and set for them alone and could not imagine that the waves which surround it, their eland, left coral and pearl upon any other shore. ये जोन्स के जो कलेक्टेड वर्क्स हैं उनमें ये पत्र मिलता है। हालांकि जोन्स बाद में यहाँ काम करते करते कभी कभी बहुत असंतुष्ट भी हो जाते थे, और एक जगह उन्होंने ये भी लिखा कि भारत के ये लोग इसी लायक हैं कि इन पर राज किया जाए, ये गुलामी में खुश रहते हैं ये लोग, यह भी उन्होंने लिखा है। ये दो चेहरे विलियम जोन्स के हैं, एक संस्कृत के बड़े प्रेमी के रूप में है, और संस्कृत का उपयोग अपनी सत्ता के लिए करने वाले एक बड़े अधिकारी के रूप में भी एक रूप उनका है। लेकिन संस्कृत के लिए उन्होंने काम किया, इससे तो इनकार नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम जो उन्होंने किया, जो मौजूद है एक लिविंग मॉन्यूमेंट के रूप में हमारे साथ अभी भी, एशियाटिक सोसाइटी, लंदन की रॉयल सोसाइटी के पैमाने पर, मॉडल पर उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अपने आने के साथ ही की। इस समय कलकत्ता में वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है। हजारों बहुमूल्य पांडुलिपियां संस्कृत की वहाँ है, बहुत ही दुर्लभ ग्रंथों का पुस्तकालय वहाँ है, और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में से एक कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी है। उसके बाद बंबई में भी इसी के तर्ज पर, इसी के मापदंडों पर मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी का संस्कृत विद्या के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा, और विलियम जोन्स ने तो वहां रह करके कार्य किया ही, उसके बाद भारतीय विद्वान भी उसमें सचिव होते रहे बराबर। उसकी स्थापना के 100 साल बाद तो राजेंद्र लाल मित्रा उसके सचिव बने, और जो बहुत बड़ा नाम है, और जिन्होंने बहुत चुनौती दी जो यूरोप के विद्वान विसंगतियां पैदा कर रहे थे हमारी परंपरा के अध्ययन के संबंध में उनको। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ने भारत विद्या को, संस्कृत विद्या को जिस तरह से विकसित करने में योगदान दिया। जनवरी 1784 में स्थापना उसकी अपने ही न्यायालय के एक हाल में सर विलियम जोन्स ने की थी। उसमें सब ब्रिटिश अधिकारी ही मौजूद थे, संस्कृत का कोई पंडित वहां नहीं था उनके बीच में, और भारत के लोग आरंभ में उसमें सदस्यता भी प्राप्त नहीं करते थे। यद्यपि उसमें लिखा हुआ उसके संविधान में कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग जो भारत में रह रहे हैं इसके सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा दबदबा था ब्रिटिश राज में कि हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसकी उसके भवन में घुसेंगे भारतीय लोग। लेकिन कुछ समय बाद भारत के लोग उसमें आने जाने लगे, काम करना उन्होंने शुरू किया, और अच्छे विद्वान संस्कृत के वहां रहे। जब तक वॉरेन हास्टिंग्स थे, विलियम जोन्स को उनसे मदद मिलती रही इस तरह के कार्यों में। बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने इसकी बड़ी उपेक्षा की और इसकी सारी ग्रांट्स रोक ली गई थी, क्योंकि उन लोगों को डर लगता था कि इससे तो भारत की संस्कृति का ऐसा उज्जवल पक्ष सामने आ रहा है कि यह सवाल किया जाने लगेगा कि आप लोग कैसे राज कर रहे हैं इतने बड़े महान संस्कृति वाले देश में। तो ये बड़ी ऐसी परिस्थितियों में चलती रही बाद में, और किसी तरह से इसका संग्रह करके काम चलाया जाता रहा, यह भी उल्लेख मिलता है। विलियम जोन्स ने पंडित रामलोचन से संस्कृत सीखी, जो नादिया में रहते थे, कलकत्ता में नहीं रहते थे। कलकत्ता में कोई पंडित उनको संस्कृत सिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि म्लेच्छ को हम संस्कृत नहीं सिखाएंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। ये पंडित तैयार हुए, ये अच्छे पंडित थे और वैद्य भी थे। और इसका बड़ा किस्सा मिलता है कि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे पढ़ाने, तुमको यहाँ हमारे घर आकर के पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, और नीचे बैठना पड़ेगा चटाई पर। विलियम जोन्स ने वो सारी शर्तें उनकी स्वीकार की, और बहुत मेधावी थे, प्रतिभा बहुत
उदग्र थी विलियम जोन्स की। 3 महीने में लगभग उन्होंने संस्कृत सीख ली इनके यहाँ जाते हुए। और रामलोचन स्वयं समर्पित व्यक्ति थे संस्कृत के लिए। व्याकरण में पढ़ाया करते थे महानादिया में रह करके बच्चों को। लेकिन प्रभावित हुए जब देखा कि इसने तो संस्कृत सीख ली है, और संस्कृत में फिर बातचीत होने लगी दोनों में, क्योंकि अंग्रेजी में तो नहीं रामलोचन बोल पाते थे। तो प्रभावित हुए और फिर मदद भी उन्होंने की विलियम जोन्स की। एशियाटिक सोसाइटी में जो रिसर्च जर्नल आरंभ किया गया, उसकी सामग्री के संशोधन में, शिलालेखों के संशोधन में रामलोचन ने मदद की विलियम जोन्स की, और इसको एक्नॉलेज किया है। इसका आभार भी विलियम जोन्स ने माना कि रामलोचन ने मेरी मदद की है। ये संवाद एक शुरू हुआ संस्कृत के पंडितों से विलियम जोन्स का। इसमें सत्ता का आधिपत्य भी था कि हम राज करने वाले हैं। कभी कभी कम तनख्वाहें उनको दी जाती थी, और पंडितों की मजबूरी भी थी कि राजाओं का जो सहयोग था उनको, पाठशालाओं में राजाओं की तरफ से जो मदद आती थी वो बंद हो रही थी। पंडितों को जो राजा लोग अनुदान देते थे वो बंद हो रहे थे, तो उनको अवलंबित रहना पड़ता था जोन्स जैसे कुछ संस्कृतानुरागी अधिकारियों पर। अदालतों में पंडित का एक पद अ, सृजित कर दिया गया था, उसमें भी पंडितों को नौकरियां मिल रही थी। तो यह अनुग्राही अनुग्राहक भाव भी था कि हम पेट्रनाइज कर रहे हैं, हम संरक्षण भी दे रहे हैं इन लोगों को। और एक सत्ता का आधिपत्य का भाव भी था। कहीं कहीं बढ़ावा भी उन्होंने दिया और संस्थाएं भी बनाई। एक लिविंग मोन्यूमेंटल तो एशियाटिक सोसाइटी बनाया ही, संस्कृत कॉलेज भी बनाया कलकत्ता में भी और बनारस में भी। ये बड़ी संस्थाएं बनी। ये एक्नॉलेजमेंट भी मिलते हैं कि इन पंडितों ने हमारी सहायता की है। और बाद में भी जो पंडित आए उनका सहयोग बना रहा बाद के विद्वानों के लिए, चाहे वो विल्सन हो या दूसरे यूरोप के विद्वान हो। रामलोचन की इन्होंने बहुत तारीफ की है। और एक और पंडित राधाकांत थे, जिनका बहुत सहयोग विलियम जोन्स को प्राप्त हुआ। राधाकांत ने वारेन हास्टिंग्स के कहने से पुराणार्थ प्रकाश नाम से एक पुस्तक तैयार की। पुराणों के आधार पर भारत की संस्कृति और इतिहास, उसमें 4 खंड हैं, और प्राचीन जो कथाएं हैं उनका संग्रह किया है। उनसे जो इतिहास भारत का बनता है उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और संस्कृति और अन्य जो पक्ष हैं भारत विद्या के, उस पर उन्होंने उसमें लिखा। ये संस्कृत में उन्होंने ग्रंथ तैयार किया था। वारेन हास्टिंग्स तो संस्कृत समझता नहीं था, तो उसका फारसी में अनुवाद कराया गया, फिर उससे अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। उसको वारेन हास्टिंग्स ने पढ़ा तो बहुत प्रभावित हुए कि हाँ, यहाँ तो बहुत प्राचीन संस्कृति है, यहाँ के लोगों की कुछ 1000 साल पुरानी है, उसको हमको समझना चाहिए। इसलिए वारेन हास्टिंग्स पहला अधिकारी था जिसने कि भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है और उसको समझना चाहिए, इसकी जरूरत को समझा। और उसने संस्कृत में पंडितों के सहयोग से ग्रंथ भी तैयार कराए। तो पुराणार्थ प्रकाश पहला ग्रंथ है जो तैयार किया गया, और यह विलियम जोन्स को भी प्राप्त हुआ। लेकिन इसको पढ़ते ही विलियम जोन्स समझ गए कि जो अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है वो सही नहीं किया गया है, मूल संस्कृत में कुछ और रहा होगा, क्योंकि तब तक वो संस्कृत सीख चुके थे और समझने लग गए थे कि संस्कृत भाषा की जो संरचना है और अनुवाद में जो उससे अनुवाद में जो विसंगतियां होंगी, क्योंकि फारसी में पहले अनुवाद किया गया, फिर उस अनुवाद से फिर अनुवाद किया गया, तो सही सही नहीं उतर पाया है। तब उन्होंने कहा कि ये पंडित रामलोचन यदि हों तो इनको बुलाओ, मैं इनसे सीधे बात करूंगा, और इन्होंने जो संस्कृत में तैयार की थी पोथी उसको मैं देखूंगा। तब पंडित राधाकांत को बुलाया गया और इनसे संवाद हुआ विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स प्रभावित भी हुए और उन्होंने बहुत तारीफ की कि यह तो बहुत ही अच्छा ग्रंथ पंडित राधाकांत ने तैयार किया है। लगभग गदगद होकर के उन्होंने अपने माथक जो मिस्टर शोरे एक थे, उनको लिखा कि ये तो एक खजाना
तुमने मुझे उपलब्ध करा दिया है। भारत के बारे में संस्कृत के स्रोतों से इतनी अच्छी जानकारी, जो हम चाहते थे कि हमको कुछ समझने को मिले भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास के बारे में, तो पंडित राधाकांत ने यह किताब तैयार की है। तो यह विलियम जोन्स की एक तरह से पृष्ठभूमि है। और पुराणार्थ प्रकाश एक पहली किताब इस तरह की है जो यूरोप के लोगों को भारत की संस्कृति और इतिहास सिखाने के लिए मूलतः संस्कृत में लिखी गई, जिसके अनुवाद के माध्यम से हास्टिंग्स ने और दूसरे अधिकारियों ने भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन विलियम जोन्स ने मूल संस्कृत में जो किताब राधाकांत ने तैयार की थी, उसका फिर अध्ययन करके राधाकांत के प्रति उन्होंने आभार भी प्रकट किया और यह माना कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं और समझदार हैं। इनसे सहयोग उनका बना रहा और बाद में इनसे मदद वो लेते रहे। तो यह एक परस्पर सहकार भी विकसित हुआ, क्योंकि इन लोगों ने यह काम तो किया ही कि जो सामग्री छप ही नहीं रही है, हमारे यहाँ के पंडित क्यों नहीं छपवा देते ऋग्वेद को, शाकुंतल को। इन लोगों ने छपवा दिया, दुनिया को उपलब्ध करा दिया, लेकिन पंडितों का सहयोग लेकर के कराया। इनके पास प्रेस था, साधन थे। प्रेस तो आ चुका था। हमारे यहाँ के लोग चाहते तो पहले छाप देते, लेकिन नहीं कर सके। इन लोगों ने वह कार्य किया कि संसार के सामने प्रकाशित किया। और क्रोनोलॉजी ऑफ हिंदूज एक निबंध लंबा जो जोन्स ने लिखा है, वो राधाकांत की मदद से उन्होंने लिखा। और विलियम जोन्स और दूसरे जो अधिकारी हैं संस्कृत जिन्होंने सीखी, डेविस हैं, प्रिंसेप बाद में आए, और चार्ल्स विल्किंस हैं, ये देवनागरी लिपि में जो नाम लिखे रहते थे उसको सही सही पढ़ नहीं पाते थे। जैसा हम लोग अंग्रेजी में नाम लिखा है तो हम लोगों को भ्रम होता है कि उच्चारण उसका कैसे होना चाहिए, फिर उसको हम देवनागरी में अपनी हिंदी या संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो हम लोग गलत भी लिखते हैं, स्वाभाविक है। तो यह अ, इन लोगों के लिए भी स्वाभाविक था। लेकिन देवनागरी लिपि में संस्कृत नामावली शुद्ध कैसे लिखी जाएगी, उसको अंग्रेजी की वर्तनी में, रोमन में सही कैसे लिखा जाएगा, इसमें फिर इन्होंने सहायता इन पंडितों से ली। और भी कई पंडित थे जिनसे संवाद फिर विलियम जोन्स का हुआ। इसमें गोवर्धन कौल मूलतः कश्मीर के थे। जोन्स के अध्ययन अनुसंधान में इन्होंने मदद की और इनको पंडित के पद पर नौकरी दी, क्योंकि पंडितों को भी गुजारा करने के लिए कुछ चाहिए। पंडित लोग गरीब हुआ करते थे, हमेशा ही गरीब रहे, ब्राह्मण लोग, पंडित लोग ज्यादातर। कुछ पंडे पुजारियों की बात छोड़ दीजिए जो कर्मकांड के नाम पर दौलत कमाते रहे होंगे और संस्कृत खुद वास्तव में नहीं जानते हैं। लेकिन जो सच्चे पंडित होते थे वो तो दारिद्र्य में ही जीवन बिताते रहे। तो ये लोग पंडित थे, वास्तव में पंडित थे, जिनको पंडित कहा जाता रहा है। वो हो सकता है कि पंडित ना हो। तो गोवर्धन कौल थे, पंडित काशीनाथ थे, इनको नौकरी भी दी गई। और जोन्स ने समझा कि ये लोग जानते हैं, जानकार हैं, हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये संवाद का एक सिलसिला बराबर बना। और बहुत बड़ा था विवाद अर्णव सेतु। तो जोन्स ने कहा कि भाई इसको थोड़ा संक्षेप किया जाए, जो मोटी मोटी बातें हैं वो हमारे सामने रहे, ताकि हम उनको फिर अंग्रेजी में अनुवाद अब तो हम खुद ही संस्कृत से कर सकते हैं। तो विवाद सारार्णव नाम से फिर उसका भी एक कंपेंडियम संक्षेप में सरवर तिवारी ने तैयार किया, जो मूलतः बिहार के थे। इनका नाम कई जगह आता है और सोरू वरु भी कहीं रोमन में मिलता है लिखा हुआ इनका नाम, लेकिन कई लोगों ने इनका उल्लेख किया है। ये अच्छे पंडित थे और इन्होंने जोन्स की अच्छी मदद की। बहुत बड़ा काम जो जोन्स ने किया वो शाकुंतल, कालिदास की जो विज्ञान शकुंतला है, विज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उसका उन्होंने अनुवाद किया है। पंडितों से जब उनका संवाद होने लगा तो उन्होंने पूछा कि क्या संस्कृत में कविताएं और नाटक आदि भी हैं। इसके पहले तो सोच ही नहीं सकते थे। उनको लगता था कि इसमें कोई धर्म ग्रंथ है, गीता है, उपनिषद के बारे में पता चला, और ऋग्वेद है, वेद बहुत पुराना इसमें ग्रंथ है, और कुछ स्मृतियां हैं, कानून की किताबें हैं, मनुस्मृति आदि है। उसे मनुस्मृति तो उनको मिल गई, उन्होंने संस्कृत से सीधे अनुवाद भी कर दिया बाद में विलियम जोन्स ने।
मनुस्मृति का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने जब पंडितों से संवाद आरंभ किया तो उन्होंने पूछा कि क्या संस्कृत में कुछ काव्य ग्रंथ, नाटक आदि भी हैं? तो पंडितों ने कहा कि बहुत सारे हैं। तो उन्होंने कहा कि सब तो हम नहीं पढ़ सकेंगे यदि ज्यादा हैं, जो सबसे अच्छा काव्य नाटक आदि हो एक कोई हमको बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। तब विलियम जोन्स ने उसकी पोथियां प्राप्त की। उसके पहले छपी हुई किताब तो नहीं कहीं मिलती थी, संस्कृत का कोई काव्य ग्रंथ ही छपा नहीं था उसके पहले। पहली किताब जो संस्कृत की छापी गई वो अंग्रेजी अनुवाद में चार्ल्स विल्किंस ने 1784 में छापी। उसके बाद शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ करके, उसकी कुछ हस्तलिखित पोथियां प्राप्त करके विलियम जोन्स ने उसको पढ़ करके अंग्रेजी में उसका अनुवाद आरंभ किया। 1787 में उन्होंने उसका अध्ययन और अनुवाद का कार्य आरंभ किया। 2 साल में उन्होंने यह काम पूरा किया। 1789 में वह अनुवाद छपा, मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद दोनों। यह पहली संस्कृत की किताब थी जो संस्कृत मूल और अंग्रेजी अनुवाद दोनों एक जिल्द में छपे। इसके छपते ही बड़ा तहलका मचा। मैं बार बार कहता रहा हूं कि दुनिया उस दिन बदल गई जिस दिन विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल का संस्कृत संस्करण अंग्रेजी अनुवाद के साथ छप करके आया। यूरोप के लोग चौंक गए कि ऐसी बेहतरीन रचना भारत के पास है, ये तो अद्भुत कृति है। मुग्ध हुए कई लोग उसको पढ़ करके। और एक फोस्टर थे जर्मनी में, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। उन्होंने उसको पढ़ा अंग्रेजी में तो बहुत मुग्ध हुए और उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता हूं लेकिन मैं इसका अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद करूंगा। तो फोस्टर ने उसका जर्मन अनुवाद किया। वही जर्मन अनुवाद गुई थे, जो उस समय के विश्व के महान कवि माने जाते थे, जर्मन भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे गए हैं, उन तक वो जर्मन अनुवाद पहुंचा। उसको पढ़ करके बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कविता जर्मन भाषा में लिखी। उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है, बहुशः उद्धृत होता है, प्राप्त होता है। मैंने भी अपनी किताब में अंग्रेजी अनुवाद उसका दिया है, लेकिन उसका संस्कृत अनुवाद मुझे याद है जो पंडित वासुदेव विष्णु मिराशी ने किया है। और गोइथे ने क्या लिखा अपनी उस जर्मन कविता में, उससे आप समझ सकते हैं। जो जर्मन के अंग्रेजी अनुवाद का संस्कृत अनुवाद है, शार्दुल विकटित छंद में सुंदर अनुवाद है। वासंतम कुसुमम फलम च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत् यच्चान्यन् मनसो रसायनमहो संतर्पणम मोहनम एकीभूतम अभूतपूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोरैश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। वसंत के फूलों की जो सुंदरता है और ग्रीष्म के फलों की जो मधुरता है, वासंतम कुसुमम फलम च युगपत् ग्रीष्मस्य सर्वं च यत् यच्चान्यन् मनसो रसायनमहो संतर्पणम मोहनम। जो कुछ भी मन को लुभाने वाला इस दुनिया में है, मन को तृप्ति देने वाला, आनंदित करने वाला, वसंत के फूलों की सुषमा और सौंदर्य और ग्रीष्म के फलों की मिठास और संसार में जो कुछ भी मादक मधुर लुभावना है, एकीभूतम अभूतपूर्व अथवा स्वर्लोक भूलोकयो, स्वर्ग और धरती में जो सारा ऐश्वर्य है फैला हुआ, उसको एक जगह कहीं देखना हो तो यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलम से व्यथाम, उसको एक जगह कहीं देखना चाहते हो तो इस शाकुंतल किताब को पढ़ो। आई नेम दी शकुंतला एंड ऑल इज सेड, ये अंग्रेजी अनुवाद में कहा गया है। एक किताब में तुम्हें बताता हूँ शकुंतला, उसको पढ़ो, सब कुछ उसमें आ गया है। ऐसा गोइथे ने लिखा। हालांकि गोइथे फारसी कविता से इससे भी ज्यादा प्रभावित थे और हाफिज से वो बहुत प्रभावित थे, बहुत मुग्ध हुए। और गोइथे अपने आप में एक प्राच्य विद्या के जानकार के रूप में उल्लेखनीय कार्य उनका है। बहुत उन्होंने लिखा भी है पूर्व की जो विद्याएं हैं उनके बारे में। पूर्व की जो कविता है, विशेष रूप से फारसी कविता, उस पर उन्होंने काफी लिखा। कालिदास पर तो उन्होंने इतना ही लिखा है, लेकिन जो उनकी अंतिम रचना है फाउस्ट, फ्रेंच भाषा का सबसे सुंदर नाटक भी कहा जाता है, बड़ा नाटक, सॉरी, जर्मन भाषा का बड़ा नाटक वह माना जाता है। उसमें वो कालिदास से कहीं कहीं प्रभावित प्रतीत होते हैं। मैंने उसको कुछ अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, कम से कम उसकी जो प्रस्तावना है उसी से लगता है कि ये कालिदास का नाटक पढ़ करके कुछ
उसका असर इस पर आ गया है। वो कहते हैं कि स्टेज मैनेजर जो डायरेक्टर है उसमें प्रस्तावना में वो कहता है कि सारी कायनात तो रंगमंच पर उपस्थित हो गई है। यही तो कालिदास कह रहे हैं कि जो अष्टमूर्ति शिव है, सारा ब्रह्मांड वो है यहाँ। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियुतम या हविर्या च होत्री। ये जो मनुष्य और सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सारी सृष्टि, पंच महाभूत, ये शिव के रूप में उनकी हम आराधना करके आरंभ करते हैं। तो ये जो विश्व दृष्टि है, जो सृष्टि बोध है कि हम अकेले नहीं, सारी सृष्टि हमारे साथ है, ये कहीं न कहीं से गोइथे इससे प्रभावित हुए कि ये तो यूरोप की दृष्टि थी भी नहीं। वहां तो व्यक्तिवाद और अकेलापन, निर्वासित मनुष्य, खंडित मनुष्य, तो इसके बरक्स से एक संपूर्ण सृष्टि की अवधारणा और सृष्टि विद्या, इसकी ओर उन्मुखता होती है, आती है। और यह है विलियम जोन्स ने जो विज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किया, उसके द्वारा यूरोप शाकुंतल की तरफ खींचा। और फिर जर्मन भाषा के अनेक दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने प्रेरणा ली। यूरोप के साहित्य की धारा कुछ बदली। शिलर उसी समय बहुत बड़े कवि थे, गोइथे के समकालीन थे। मैंने तो वाइमार जो जर्मनी में शहर है बहुत ही सुंदर, जहाँ ये लोग रहे, गोइथे और शिलर, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। मुख्य नगर के चौराहे पर इन दोनों की विशाल प्रतिमाएं हैं, बहुत ही सुंदर। और म्यूजियम है गोइथे के नाम पर वहाँ। और बहुत ही सुंदर कलात्मक परंपराएं उस नगर की हैं। इतने बड़े महाकवि चूंकि दोनों वहां रहे थे। तो शिलर ने मेघदूत से प्रेरित होकर के, तब तक मेघदूत का अनुवाद भी सामने आ चुका था, उसने क्लाउड मैसेंजर अपनी जर्मन भाषा में कविता लिखी। और यूरोप की कविता, अंग्रेजी कविता की भी कुछ धारा कालिदास से कहीं कहीं प्रभावित परोक्ष रूप से हुई हो, ऐसा लगता है। वैश्विक संवाद एक आरंभ हुआ भारत का कविता के माध्यम से सारी दुनिया से। इसकी शुरुआत विलियम जोन्स ने कम से कम की। ये विलियम जोन्स के बारे में इतना तो कहा जाना चाहिए। और इसके बाद तो ये कहा गया कि दुनिया बदल गई है। ये हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। रेमंड श्वाब, उन्होंने ओरिएंटल रेनेसा एक किताब लिखी, जो फ्रांस के साहित्यकार थे। और उन्होंने कहा कि शाकुंतल किताब जब छप गई, उसका फ्रेंच में अनुवाद आ गया, तो एक नया युग हमारे लिए आरंभ हो गया। और ये शकुंतला युग है, यह भी उन्होंने कहा, द इरा ऑफ शाकुंतल, ये उन्होंने कहा। और हर्डर दूसरे जर्मन दार्शनिक है, उनको उन्होंने पत्र लिखा कि इनके पास तो इस तरह का और भी साहित्य हमको पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। तो कोई नकल नहीं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। गोइथे बहुत महान कवि हैं, कोई नकल नहीं उन्होंने उतार ली है, लेकिन कुछ सराहना उसकी करते हुए कुछ एब्जॉर्ब किया है, कुछ असर उसका आया है। तो एक धारा नई आती है साहित्य में कालिदास के असर से। तो कहते हैं कि एक महान राष्ट्र का मस्तिष्क और चरित्र सामने आता है, ऐसे ग्रंथ हमको पढ़ने के लिए और मिलने चाहिए। कहाँ तक हम वेद और उपनिषद के ही बारे में सुनते रहे, यह भी उन्होंने लिखा कि इसके बजाय तो हमको जो अत्यंत ही सुंदर काव्य रचनाएं हैं वे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। रेमंड शॉप जिनकी चर्चा मैंने की, उन्होंने यह उनका मूल ग्रंथ है ला रेनेसा ओरिएंटाले, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। उसमें 1765 से 1850 की अवधि जो है, जिसमें विलियम जोन्स भी काम कर रहे हैं, वारेन हास्टिंग्स काम करवा रहे हैं, उनके बाद प्रिंसेप हैं, एच विल्सन हैं, और उसके काफी बाद में मैक्स मुलर आ जाते हैं। मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस का गीता का अनुवाद छप गया, उसके 100 साल बाद काम आरंभ करते हैं। किसी ने कह दिया कि मैक्स मुलर आया और श्रावण कौर कहा उन्होंने गलती से, शायद श्रावण कौर के मंदिर से गीता चुरा करके ले गया। तो बहुत सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं इन लोगों के बारे में भी कही जाती हैं, और मूर्खताएं तो होती ही हैं। तो ये जो कि विलियम मैक्स मुलर कभी भारत आया ही नहीं था, ये लोग तो भारत रहे 13 साल,
विलियम जोन्स भारत में रहा, चार्ल्स विल्किंस भारत में रहा, काशी में जाकर संस्कृत पढ़ी, अनुवाद किया संस्कृत सीख करके गीता का। वो अनुवाद पहुंचा, उससे गीता लोगों ने पढ़ी, गीता का ज्ञान पाया। तो ये तो कोई बुरा काम नहीं किया है, अगर अच्छा न माना जाए। कुछ स्वार्थ उसके पीछे रहा होगा कि इन लोगों का धर्म दर्शन हमको समझने को मिले तो हमको राज करने में सुविधा होगी। स्वाभाविक है, जो भी बाहर जाकर के राज करता है वहां की संस्कृति परंपरा समझना चाहता है ताकि उसको सहूलियत हो। रेमंड श्वाब ने लिखा अपने इस किताब में, देयर वाज ए वर्चुअल एपिडेमिक ऑफ ओरिएंटलिया अफेक्टिंग एवरी मेजर पोएट, एसेइस्ट एंड फिलोसोफर ऑफ द पीरियड। ये कहाँ तक सही है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें जो भी हमारी भाषा में लिख रहा है वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहा है। कालिदास की जो रचना सामने आ गई, ओरिएंटल आइडेंटिफाइज एन एमेच्योर एंड or professional enthusiasm for everything Asiatic, which was wonderfully synonymous with exotic, the mysterious, the profound and seminal। ये भी उन्होंने लिखा कि जो कुछ कौतूहलजनक है और रहस्यमय है और गहन है, वह सब उसका खजाना हमको खुलता हुआ लगता है। जोन्स की जो कृति पहले अंग्रेजी में, फिर जर्मन में और फिर फ्रेंच अनुवाद में सामने आ गई। श्लेगल दूसरे दार्शनिक हैं, उन्होंने जो लिखा है उसको, नीरज सिंह चौधरी का कहना है कि वह यूरोप के नवजागरण का घोषणा पत्र एक तरह से है। यह जो उन्होंने लिखा है, रामविलास शर्मा भी यही कहते हैं कि यूरोप के नवजागरण पर यह जो प्राच्य विद्या का कार्य यूरोप के लोगों ने भारत में आकर के, भारत से सीख करके किया, उससे यूरोप जागा, यूरोप में नवजागरण का युग आया। ये इन लोगों ने भी स्वीकार किया। विलियम जोन्स ने एक कार्य यह भी किया कि उन्होंने इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स, एक बहुत बड़ी शाखा ज्ञान की, स्थापित कर दी। इसका भी श्रेय विलियम जोन्स को ही जाता है। संस्कृत भाषा सीखने के साथ ही उनको लगा कि यह तो बहुत बड़ा ज्ञान हमारे सामने खुल गया, क्योंकि ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, फ्रेंच और जर्मन भी जानते थे, फारसी के अच्छे अधिकारी पंडित थे, फारसी कविता के बहुत अच्छे अनुवाद उन्होंने किए। बाद में तो उन्होंने वैदिक सूक्तों के भी अनुवाद किए, कविताएं बहुत सुंदर लिखी हैं वैदिक देवताओं पर, जो विलियम जोन्स की कविताएं हैं। विलियम जोन्स के बारे में कहा जाता है कि अगर वो संस्कृत के विद्वान के रूप में इतना काम न करते, 13 साल भारत में रह करके और इंग्लैंड में रह करके कविताएं लिखते रहते, तो अंग्रेजी के महान कवियों में उनकी गिनती होती। उनकी कविताएं, जो मूल कविताएं अंग्रेजी में, वो भी मैंने पढ़ी हैं। तो वो कीट, शैले आदि जो रोमांटिक कवि हैं, कवि उस समय के हैं, उनके तर्ज की कविताएं हैं। लेकिन वेद पढ़ने के बाद वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वैदिक देवताओं पर संस्कृत में कविताएं लिखी, लक्ष्मी पर और भी वैदिक देवताओं पर। और वो अपने ढंग की अच्छी अलग तरह की कविताएं अंग्रेजी में है। लेकिन ये समानता जो संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में है, इसकी तरफ ध्यान पहली बार विलियम जोन्स ने आकर्षित किया। और उन्होंने यह परिकल्पना की कि कोई एक मूल भाषा रही होगी संसार में, इन सारी भाषाओं का मूल कोई एक भाषा है, उसमें संस्कृत भी बहुत पुरानी एक भाषा है, और एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, मूल भारतीय भाषा कोई है, उससे सारी भाषाएं जन्म ले रही हैं। ये बात उन्होंने कही। हालांकि इसका बाद में प्रतिवाद किया भारत के विद्वानों ने, और यह बहुत ही गलत धारणा विलियम जोन्स ने स्थापित की। लेकिन लगभग 1784 के बाद से आज तक भारत के विश्वविद्यालयों में, विश्व के विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा विज्ञान, इंडो यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता रहा है, जिसकी जैसी नींव विलियम जोन्स ने रख दी वैसी ही अभी तक चली आ रही है। यद्यपि उसकी बहुत सारी अवधारणाएं गलत पाई गई, लेकिन उसकी नींव ऐसी पुख्ता बना दी थी विलियम जोन्स ने कि वो अभी भी हिल नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। और वो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है उसी तरह से। और मूल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कोई थी, ऐसा मानने वाले लोग भी अभी तक भारत में भी हमारे पंडितों में हैं। ये जो संस्कार विलियम जोन्स ने डाल दिए, उसमें से कुछ जो गलत संस्कार भी थे, वो संस्कृत के पंडितों में परिव्याप्त हो गए, उनके मस्तिष्क में बैठ गए, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रशंसा भी संस्कृत भाषा की थी। उससे गदगद हुए हम लोग, संस्कृत के पंडित लोग। उन्होंने कहा कि ये तो अद्भुत भाषा है। ये बहुत उद्धृत होता है उनका एक कथन जो विलियम जोन्स का है।
उससे हम लोग मान लेते हैं कि देखो कितनी बढ़िया बात कही है, किसी ने नहीं कही दुनिया में संस्कृत के बारे में ऐसी बात। द संस्कृत लैंग्वेज, वट एवर बी इट्स एंटिक्विटी, इज ऑफ ए वंडरफुल स्ट्रक्चर, मोर परफेक्ट देन ग्रीक, मोर कॉपियस देन लैटिन, एंड मोर exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar. ये साम्य तो स्पष्ट होता है कि पितृ है तो पीटर है, वहां त्रि है तो थ्री है, लेकिन यह कहना कठिन है कि किससे कौन सी निकली है। विलियम जोन्स के सामने यह समस्या थी कि सबसे पुरानी कौन सी भाषा है, लेकिन ज्यादा गहरी, ज्यादा समृद्ध, ज्यादा संपन्न है संस्कृत इनसे, यह तो वो कह रहे हैं क्योंकि पढ़ चुके हैं, अपने अध्ययन के आधार पर कह रहे हैं। एंड देन could possibly have been produced by accident, so strong indeed that no philosopher could examine them all three. इतनी गहन ये भाषा है कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों का परीक्षण करना किसी एक के द्वारा संबंध नहीं है। विदाउट बिलीविंग देम टू हैव स्प्रंग फ्रॉम सम कॉमन सोर्स, किसी एक मूल भाषा से निकली है, जब तक यह न मानेंगे तब तक समझने में कठिनाई होगी कि ये समानताएं कैसे आ रही हैं, इतनी ज्यादा शब्दावली, धातुओं की, क्रियाओं की समानता कैसे है इनमें। यह वो करते हैं और फिर बाद में तो सूचियां मिलती हैं कि संस्कृत के शब्द ग्रीक लैटिन में समान, प्राचीन जर्मन में समान है। तो ये, लेकिन बहुत सारी गलत अवधारणाएं भी इससे बनाई जाती हैं। और there is a similar reason, though not quite so possible, for supposing that both the Gothic and the Celtic, though blended with a very different idiom, had the same origin with Sanskritic, and the Old Persian might be added to the same family. ये बात भी विलियम जोन्स ने कही कि पुरानी फारसी भी इसी भाषा परिवार में कहीं न कहीं आती है और इनका कोई, इन सब भाषाओं का कोई एक मूल स्रोत हो सकता है। इतिहास, शिला, भारतीय इतिहास और भारतीय शिलालेखों का, संस्कृत के शिलालेखों का भी अध्ययन विलियम जोन्स ने किया, और ये पहल उन्होंने की क्योंकि इसके पहले शिलालेख पढ़ना भी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं रहा। इतिहास, संस्कृत के पंडित लोग मूल स्रोतों से पढ़ करके इतिहास इस तरह से लिखें, यह परंपरा नहीं रही। सन तिथियां दे दे करके हम कथाओं के माध्यम से इतिहास ज्यादा बताते रहे। पुराणों में, हमारे सारे पुराणों में इतिहास है, लेकिन एक इतिहास की सिलसिलेवार तिथि दे करके इस तिथि से इस तिथि तक इस राजा ने राज्य किया, और शिलालेखों के माध्यम से व्यवस्थापित करने की जो पद्धति है, उसके तहत बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस, बहुत सारे पहचान करने का सिलसिला आरंभ हुआ। जो मेगस्थनीज ने वर्णन किया भारतीय इतिहास का, उसने सेंट्रोकोस कहा, तो विलियम जोन्स को लगा कि कहीं ये चंद्रगुप्त तो नहीं है। जब वो उन्होंने मुद्रा राक्षस नाटक का अध्ययन किया, बाद में उन्होंने और भी नाटक पढ़े, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस में पात्र है, चाणक्य उसमें पात्र है। नंदवंश को उन्मूलित करने का जो पूरा कथानक है वह उस पर लिखा हुआ है। लेकिन अलेक्जेंडर, सिकंदर आ चुका है, और सेल्यूकस, उसका सेनापति, चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर चुका है। ये बात स्पष्ट रूप से कहीं भारत के साहित्य में कदाचित उल्लिखित नहीं थी, मेगस्थनीज जो बता रहे हैं। तब बहुत सारे फिर अनुमान करने पड़ते हैं कि इधर चंद्रगुप्त है, और ये लोग कह रहे हैं कि भारत के किसी राजा से सेल्यूकस ने संधि की, वो सेंड्रोकोस था। तब विलियम जोन्स कहते हैं कि चंद्रगुप्त तो कहीं नहीं है, क्योंकि ग्रीक वर्तनी में लिखा जाएगा तो सेंट्रोकोस हो जाता है। तो ये इतिहास का रिकॉन्स्टिट्यूशन, भारत के इतिहास का, ग्रीक जो ट्रेवलर्स हैं, बहुत सारे यात्री ग्रीक के आते हैं सिकंदर के आने के बाद, अलेक्जेंडर के आने के बाद और भी आते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ बनाया विदिशा में, वो भी भारत में रहा। तो ये अ, सिलसिला जो चलता है, यह पारस्परिकताएं और समानताएं और इतिहास की नई खोज, इसकी भी शुरुआत विलियम जोन्स ने की। जीवन के आखिरी दौर में वेदांत की तरफ वो उन्मुख हुए, अध्ययन भी किया वेदांत का। और ऑन द फिलोसफी ऑफ एशियाटिक्स, एशियाटिक रिसर्चेज ये जर्नल जो है, ये विलियम जोन्स
इसके कई खंड उन्होंने संपादित किए, बहुत बड़ा योगदान है उसमें। सर विलियम जोन्स के अपने भी बहुत सारे शोध पत्र उसमें छपे, उनके ग्रंथ तो कई हैं ही, और बहुत सारा साहित्य एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित किया गया संस्कृत का, भारत में रह करके। पांडुलिपियों का संकलन भी आरंभ किया गया, वहीं रही पांडुलिपियां, विलियम जोन्स नहीं ले गए, वो तो यहीं मर भी गए, भारत में ही अंतिम जीवन के वर्ष उनके बीते, बीमार हुए, मर गए। लौटना चाहते थे, बहुत बड़ी योजनाएं, विराट स्वप्न उनके थे। विलियम जोन्स ऐसे उन लोगों में से थे, उन असाधारण लोगों में से थे जो बहुत विराट स्वप्न देखते हैं, बहुत बड़ा महाकाव्य लिखना चाहते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की सूची उनके सामने थी कि ये सब काम मुझे करना है। उनमें से कुछ पूरे कर गए, बहुत सारे अधूरे भी छोड़ गए। महाकाव्य के उनके कुछ अंश मिलते हैं जिनको पढ़ करके, और सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि ये तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक होता अगर ये पूरा कर पाते। तो उसमें सभ्यता का इतिहास लिख रहे थे, जिसमें भारत की संस्कृति भी शामिल वो कर रहे थे, और बड़ी मिथकीय शुरुआत उसकी करते हैं कि देवताओं की सभा होती है जिसमें विचार होता है कि भारत पर राज्य अब कौन करेगा, अंग्रेज लोग भारत पर राज्य करेंगे, ये घोषणा वो करते हैं इत्यादि। और उससे फिर इस तरह से शुरुआत होती है। तो ये बहुत सारे और भी शोध कार्यों की योजनाएं विलियम जोन्स के दिमाग में थी, उन सबको साथ में लिए हुए रुखसत हुए संसार से, और भारत में रहते हुए निधन उनका हुआ 48 साल की उम्र में। लेकिन वेदांत की ओर उनका झुकाव ज्यादा होता गया। पत्नी उनके साथ में थी, बहुत प्रेम करते थे, प्रेम विवाह दोनों ने किया था, साथ में लेकर आए थे। वो भी जब बीमार रहने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ और मैं भी आ जाऊंगा, किसी तरह यहाँ का काम समेट करके। यहाँ के मौसम में ज्यादा रहना, जलवायु में ज्यादा रहना नहीं संभव लग रहा है। तो वो चली गई थी। वो तो जाकर के वहाँ कुछ संभल गई, और ये बीमार फिर ऐसे पड़े कि गुजर गए यहाँ पर रहते हुए। लेकिन ऑन द फिलोसफी ऑफ द एशियाटिक्स में उन्होंने लिखा है, ये एक जो वेदांत में एक दृष्टि है, जो हमारे भीतर है वही बाहर है, यद पिंडे तद ब्रह्मांड है। जो मैं भीतर देखता हूँ वही मैं बाहर देखता हूँ। दृष्टा और दृश्य की एकता की जो अवधारणा है, इसको दृष्टि सृष्टिवाद भी कहा जाता है, उसकी व्याख्या उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की फिलॉसफी को एक बड़ी देन है, और यह तो हम भी मानते हैं, हम क्रिश्चियन लोग भी इसको स्वीकार करेंगे ही। तो द फंडामेंटल टेनेट ऑफ वेदांता स्कूल कंसिस्टेड नॉट इन डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैटर, बाहरी दुनिया नहीं है ऐसा नहीं, ये लोग कहते हैं। दैट इज सॉलिडिटी, इम्पेनेट्रेबिलिटी, उसकी व्यवहारिक सत्ता है, ये लोग तो कहते ही हैं। एन एक्सटेंडेड फिगर, यह हमारे भीतर का ही विस्तार है। टू डिनाई विच वुड बी ल्यूनेसी, उसको अ, मिथ्या नहीं कह सकते हैं, यह झूठ है ऐसा नहीं कह सकते हैं, वेदांत की दृष्टि से भी व्यवहारिक सत्ता उसकी है। बट इन करेक्टिंग द पॉपुलर नोशन ऑफ इट, कि ये सब माया है और मिथ्या है, यह कहने की बजाय उसकी सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, यह माना जाना चाहिए। एंड इन कंटेंडिंग दैट इट हैज नो एसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल परसेप्शन, और यह स्वीकार करना चाहिए कि जो भीतर हमारे परम सत्ता है उसी का यह विवर्त है, उसी का यह विस्तार है जो वेदांत कहता है, और जो हम भीतर देखते हैं वही वास्तव में बाहर है। दैट एग्जिस्टेंस एंड परसेप्टिबिलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, ये उन्होंने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि परस्पर परिवर्त्यमान शब्द हैं। भीतर का जगत और बाहर का जगत, जो भीतर है वही बाहर है। ये जो निबंध उन्होंने लिखा था अपनी दृष्टि से वेदांत की व्याख्या करते हुए, उससे शॉपेनहावर बहुत प्रभावित हुए, जो उस समय जर्मन देश में दार्शनिक थे, जिन्होंने उपनिषदों का भी अध्ययन फारसी अनुवाद के, लैटिन अनुवाद के, जर्मन अनुवाद के द्वारा किया, बहुत प्रभावित हुए। तो विलियम जोन्स के 1819 में प्रकाशित द वर्ल्ड एज विल रिप्रेजेंटेशन, ये सन में मुझे शंका है, लेकिन ये बाद में छपा हो ये हो सकता है, इसका संदर्भ देते हुए, ये अनुवाद में कदाचित इस सन में छपा है। शोपेनहावर ने वेदांत की दृष्टि सृष्टिवाद का समर्थन किया, और ये जो उपनिषदों के अध्ययन से जर्मन दार्शनिकों की जीवन शैली में, विचार में बदलाव आया, उससे हमारे यहाँ के कुछ लोग प्रभावित हुए, जो केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, और ब्राह्मो की स्थापना इन लोगों ने की।
बंगाल में और सुधार भारतीय समाज में करने की ओर प्रवृत्त हुए, ये इस आदान प्रदान के द्वारा कहीं न कहीं यह सिलसिला आरंभ हुआ। यह विलियम जोन्स के पूर्व पश्चिम के बीच हुए संवाद के सिलसिले को लेकर के विलियम जोन्स के संबंध में हम कह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।